अब तक आपने देखा कि गांव में सरपंच की इकलौती बेटी रज्जो लौट कर आती है और गांव वाले सभी सुकून में होते हैं। ये सब अब अनीता अपने गोले पर देखकर गुस्से की आग में जल रही होती है और गांव वालों में दहशत फैलाने के लिए वो गांव के रहने वाले मिश्रा और शारदा के घर में आग लगा देती है। लेकिन नकाब वाली आकर अपने जादू से उस आग पर काबू पा लेती है। सभी गांव वालों को लगता है कि चूल्हे के कारण गांव में आग लगी है, जिसके कारण एलपीजी सिलेंडर की बात उठती है, जिसके निरीक्षण के लिए गांव में डीएम साहिबा आती है, जिसके बाद गांव वालों को एलपीजी सिलेंडर की सुविधा मिल जाती है। अब आगे। किशनगढ़ गांव को रात के अंधेरे ने पूरी तरह से घेरा हुआ था। सभी अपने घरों में थी, पर दूसरी ओर जहां उस खोपड़ी और अनिरुद्ध का अंत हुआ था, वहीं रात के काले अंधेरे में एक लड़की आती है और वो उस जगह को देखकर कहती है, ये जगह कितनी वीरान है, पर वीरान होने के बाद भी इस जगह पर कद्दू के खेत अचानक कैसे उगाए? क्यों न इस कद्दू के खेत का सही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये कद्दू खाने लायक तो है नहीं, और जो चीज खाने लायक नहीं होती उसको किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता है। इस खेत को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लद्दो, ये गेंदे का फूल मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ, तो ले लो ना। लेकिन नितिन, मुझे तो गुलाब का फूल पसंद है और तुम ये गेंदे का फूल लेकर आ गए हो। मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ये गेंदे के फूल। अत्ता कोई बात नहीं, अगली बार मैं गुलाब का ही फूल लाऊंगा। अभी ये गेंदे का फूल अपने बालों में लगा लो। तुम्हें पता है ये फूल मैं पूजा की ताली से तुलाकर लाया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। सच में तुमने मेरे बालों में लगाने के लिए फूल चुराया? तुम्हें मेरा इतना ख्याल है? नितिन, तुमने फूल चुराया है, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं नकाब वाली से कहकर तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा दिलवाऊंगी, और देखना वो तुम्हें इसकी सजा भी देगी। ताली बते फूल ही तो तुलाया है, वो भी गेंदे का। एक फूल के लिए तुम मिली तिताया तो नकाब वाली ते तलो दी। नितिन को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर भाग्या और उसके दोनों भाई उसे घूरने लगते हैं। तभी भाग्या कहती है, हाय दैया, सपने में भी काली ही दिख रही है तुझको। हमारा नितिन तो पगला ही गया है करिया के पीछे, और एक वो करिया है कि को हमरे नितिन का लब ही दिखाई नहीं देता है। अत्ता, तो ये तपना था। बिल ठीक है, मैं तो एक बाल तो दली दया था। ये ताली तपने में भी बुलाई था, अंती तलती रहती है। का रज्जो, सरपंच जी की बेटी, वो कहाँ से आई? टाई? किसने पहनी है टाई? माँ, आप इतो तई तो क्यों नहीं आते? तभी भी तुत भी बोलता है, तभी तभी तो तत होता है, मन में तवाल आता है। ती तत में या माला भाई है ना। अरे कहाँ छोड़ा है, तुम दोनों की तरह ई भी तो हमारी ही औलाद है ना। वैसे ये सरपंच जी की बेटी रज्जो का क्या चक्कर है? क्या? नाली? अबे नाली में जाकर क्या करेगा तू? इंसान है इंसान, इंसानों की तरह रह ले। अरे बस भी करो तुम दोनों झगड़ना, जब देखो ई लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हो। माँ, वो तलपन दी थी बेटी लद्दो बहुत तुंदल है। आप तो पता है वो बिल्कुल मेली देती है, उतनी भी तोंद है और मेली भी तोंद है। गोंद है? हमारे घर में कहाँ से गोंद है? हाय दैया, ये हमारे बेटे हैं कि भोंदुओं की पलटन। बताओ, अभी एक का दिल काली से डोलकर सरपंच की बिटिया पर आ गया, जैसे दिल नहीं कोई नो फुटबॉल हो। इनका कहा कसूर, इनका बाप भी ऐसे ही लक्षण का है। वैसे वो सरपंच की बिटिया दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, और गांव के सरपंच के घर से रिश्तेदारी रखना तो हमारे लिए ही फायदेमंद है। भर भर के दहेज लाएगी। इकरिया तो हमारे घर की बहू है ही, पर अब रज्जो को भी बहू बनाने की सोचेंगे हम। काहे कि वो बोनिता को जब हम बहू बनाने की सोचे तब तो वो बहरूपिया निकली, पर अब हम बहुत सोच समझकर कोनो फैसला लेंगे। अली माँ, बाप तो उनका तपना देने लगी, वो भी तुल्ली आतो थे। कछु नहीं, जा जाकर नहा धोले। कब से पड़े पड़े बिस्तर को भी कष्ट देते हैं। पता नहीं कब तुम लोगों के अंदर माइंड आएगा। नितिन को रज्जो पसंद है। ये बात सुनकर भाग्या अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देती है। तो वहीं स्कूल जाते हुए काली के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। तभी वो चलते चलते खुद से कहती है, शारदा काकी के घर में आग लगने की बात समझ आती है।
लेकिन उस आग में मुझे अबोनिता के चेहरे की झलक क्यों दिखाई पड़ी? आखिर ये क्या पहेली है? क्या अबोनिता ही है जो गांव में इन दिनों होने वाली घटनाओं को अंजाम दे रही है? अगर ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आती? या फिर मुझे दिखाई देने वाला उसका ये चेहरा मेरे मन का कोई भ्रम है? आखिर क्या सच है, जो दिख रहा है वो या जो नहीं दिख रहा वो? ये सब सोचते हुए काली रास्ते में चल ही रही थी कि अचानक वो सामने से आ रहे कृष की बाइक से टकरा जाती है और दोनों गिर पड़ते हैं, जिससे काली के हाथ में चोट लग जाती है और कृष को भी हल्की सी खरोच आती है। तभी कृष जल्दी से खुद को संभालते हुए उठता है और काली को उठने में मदद करता है। काली, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारे हाथ पर तो चोट आई है। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं बाइक बैलेंस कैसे बिगड़ गया बाइक का। कोई बात नहीं सचिव जी, गलती मेरी भी है। मैं किसी सोच में डूबी थी तो आपको आते हुए देखा ही नहीं मैंने। अरे तुमको चोट आई होगी, दर्द हो रहा है ना? एक बार दिखाओ मुझे। अब इसको कैसे समझाऊं कि मुझे चोट लगने पर नाक के बराबर दर्द होता है और कुछ देर में मेरा घाव खुद भर जाता है। अगर कृष को घाव दिखाते हुए भर गया तो नहीं। काली ये सब सोच ही रही थी कि तभी काली की नजर कृष के हाथ पर आई खरोच पर पड़ती है, जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती है। और ये सब होते देखकर काली अपने मन में कहती है, लगता है ये उस पवित्र जल का असर है। तभी सचिव जी के हाथ पर आई खरोच खुद ही ठीक हो गई और कृष को मेरी चोट के आगे ये एहसास ही नहीं हुआ कि कृष को खरोच आई थी और घाव भर गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसी समय वहाँ से हर्ष कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए गुजर रहा था और उसकी नजर काली पर पड़ती है, जिसका हाथ कृष ने पकड़ा हुआ था। अब क्या था, वो अपनी कार से निकलता है और अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाता है और उनके पास आकर कृष को घूरते हुए अपने मन में कहता है, जब देखो तब काली के आसपास रहता है। मन तो करता है इसको एक रैपट मारूं और ये जाकर पंचायत ऑफिस की सीट से चिपक जाए, पर मार भी नहीं सकता ना, भाई जैसा दोस्त है मेरा। काली हर्ष के मन की बात सुन लेती है और अपना हाथ कृष से छुड़वाते हुए कहती है, अरे हर्ष, ऐसे कैसे मारोगे? मेरा मतलब यहाँ कैसे आना हुआ? सब बढ़िया चल रहा है ना? काली, तुम्हें चोट कैसे लग गई? हर्ष, वो मैं बाइक से आ रहा था, अचानक बैलेंस बिगड़ने से पता नहीं क्या हुआ और एकदम काली सामने आ गई और वो टकरा गई, उसको चोट लग गई। हाँ तो ढंग से चलाया करना, ये गांव की कच्ची सड़कें हैं, शहर की रोड नहीं। काली चलो अस्पताल, देखो ना तुम्हें कितनी चोट आई है। हाँ चलो, मैं तुम्हें बाइक से ले चलता हूँ। नहीं रहने दे, बाइक से लेकर जाएगा और फिर गिरा देगा। तुम्हारी बाइक की वजह से ही तो उसे चोट आई है। मैं ठीक हूँ हर्ष और कृष, छोटी सी ही चोट है, मैं खुद अस्पताल जाकर पट्टी करवा लूंगी। बिल्कुल भी नहीं। चलो काली, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अस्पताल। तुम्हें बहुत चोट लग गई है, पता नहीं कैसे बाइक चलाता है ये। इंजेक्शन लगवाना होगा, इन्फेक्शन हो गया तो। अरे इन्फेक्शन तो तुम्हारे छूने से भी हो रहा है, पूरे हफ्ते तो नहाता नहीं है तू। काली, तुम मेरी मानो, बाइक से चलो, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये दोनों कितनी तेज मेरा हाथ खींच रहे हैं। शुक्र है मेरे पास शक्तियाँ हैं, वरना ये दोनों तो मेरा एक हाथ उखाड़ कर हॉस्पिटल ले जाते। काली दोनों को देखती है और ये सब सोचती है। तभी अचानक उसके सर में तेज दर्द होता है और तभी उसको एक झलकी आती है। तभी काली जोर से अपना हाथ झटक कर, पहले तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ और अपने अपने दिमाग का इलाज करवाओ, फिर मेरा करवाना, समझे? गुलशन जब पंचायत ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वहां गांव वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर आए हैं, जिसे देखकर गुलशन मुस्कुराता है और कान्हा को आवाज लगाकर कहता है, कान्हा, अरे ओ कान्हा, कहीं एक सिलेंडर उठाकर अपनी जोरू के पास तो नहीं ले गया? अच्छा हुआ सरपंच जी आप यहाँ आ गए। देखिए ना, डीएम ऑफिस से ये सब गैस सिलेंडर आ गया है और सचिव जी भी यहाँ पर नहीं है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम अकेले कैसे गांव वालों तक ये सब सामान पहुँचाएं। सचिव जी ऑफिस में तो नहीं है, तो कहाँ गए? हमको कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए हैं? गांव के कुछ लोगों को बुलवा लो और गांव के हर घर में ये सिलेंडर पहुंचवा दो और तनिक जल्दी करो, पता चले कि कोई चोर आकर एक आध सिलेंडर ही चुरा के ले गया। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये सब सिलेंडर। हाँ, हम अभी गांव से 2-4 आदमी लेके आते हैं। और सुनो, हट्टे कट्टे बुलवाना, कहीं अपनी तरह कुपोषण के मरीज मत बुलवाना। अब गांव के हर घर में सिलेंडर होगा,
चलो हमारे गांव की भी तरक्की हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। इसी बहाने अगली बार का सरपंच भी मैं ही बनूंगा। अनिरुद्ध हवन कुंड के पास बैठकर अपनी आराधना में विलीन होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और गांव में सभी को इतनी शांति से अपना जीवन व्यतीत करते देखकर वो खुद से बोलता है, बस कुछ दिन और तुम सभी अपनी जिंदगी आराम से गुजार लो, क्योंकि बहुत जल्द अब तुम सभी के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि तुम सबकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। बहुत जल्द तुम सभी खुशियों के लिए तड़पोगे और इस अपोनिता पर भी मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। भले ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद ना हो, पर अभी मेरा यहाँ पर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। भले ही ये लड़की मुझे अपना बाप बता रही है, पर इसके पीठ पीछे मुझे इसका भी सच जानना होगा। काली स्कूल से घर वापस आई ही थी कि तभी उसका फोन बजता है और वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन पहले कभी उसने फोन का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे समझ नहीं आता कि फोन को उठाना कैसे है कि तभी दुर्गा वहाँ आती है और फोन बजता देखकर कहती है, अरे काली, ये फोन इतनी देर से बज रहा है और तू इसे उठाती क्यों नहीं? वही तो सोच रही हूँ माँ कि इसे उठाते कैसे हैं। हर्ष ने तोहफे में फोन तो दे दिया, लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करना कहाँ आता है। हाँ ये तो है, तू एक काम करना, भाग्या बहन से जाकर पूछ, उनके घर में भी तो फोन है, उसे पता होगा ये सब। भाग्या आंटी के घर गई तो वो तीनों नमूने भी मिल जाएंगे, पर क्या करूँ, गधे को भी तो बाप बनाना ही पड़ता है। देख फिर आवाज करने लगा ये, जाना अब ना चाहते हुए भी काली फोन लेकर भाग्या के घर जाती है, जहाँ घर के बाहर ही उसे नील नितिन मुकेश दिख जाते हैं, जिनके हाथ में भी फोन था। तेली ताली ताली दो अत्तियां, तल पाए मुद्दे ताली लत्तियां, पेंदा ताली ताली लत ददना, तेले बिना दिल नहीं लदना। ये नमूने क्या नौटंकी कर रहे हैं, इतना गंदा नाच मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आई तुम यहाँ कैसे? अली ताली आओ ना, तुम भी मेरे साथ तेल बनाओ। लील, ये क्या होता है? ओ ताली, तुम्हारे पास फोन आ गया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता थी लील क्या होता है। आओ आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। वो सब बाद में बताना, पहले ये बताओ कि फोन उठाते कैसे हैं। काली की ये बात सुनकर नितिन मुकेश के हाथ से फोन लेकर जमीन पर रखते हुए उसे वापस उठाकर कहता है, ऐसे फोन उठाना। ताली तुम कितनी बोली हो, तुम तो फोन उठाना भी नहीं आता। तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक है ना, इसलिए तुमसे फोन उठा नहीं होता। ते तो कितना आता है ताली। मैं भी किन बेवकूफों से ज्ञान लेने आ गई। अच्छा होता कि मैं ये फोन हर्ष से लेती ही नहीं। तभी भाग्या उबासी लेती हुई घर से बाहर आती है और काली को भी वहाँ देखकर अपनी आंखों को मसलते हुए उसे घूरने लगती है। अरे करिया, तू हमरे दरवाजे पर? अच्छा, हमरे नील नितिन मुकेश से बात कर रही है। अरे ये नजारा देखकर तो हमको बहुत खुशी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी बहुरिया बन ही जाएगी। भाग्या काकी, मैं यहाँ बात करने नहीं आई, बल्कि ये पूछने आई थी कि आखिर फोन को उठाते कैसे हैं। बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए इस फोन पर किसी का फोन आना भी तो चाहिए ना। ये फोन ही अजीब है, इतनी देर से बज रहा था, लेकिन अब जब कोई मेरे सवालों का जवाब देने आया तो ये शांत पड़ गया। काली फोन को देखते हुए ये सब बोल रही थी कि तभी वहाँ पर कृष आ जाता है और काली से कहता है, काली, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ये तुम्हारा पर्स नहीं है जिसको बस तुम्हें साथ लेकर घूमना है। इस पर जब कॉल आए तो उठाना भी पड़ता है यार। तो आपके फोन करने पर ये बज रहा था तब से, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। मुझे इस फोन को इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। अब जब फोन उठाने आएगा तभी तो इस फोन को उठाऊंगी ना। उसकी ये बात सुनकर कृष हंसने लगता है, तो काली उसे घूरते हुए उससे पूछती है, भला इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप मेरा मजाक बना रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम पूरे गांव की परेशानी को संभाल लेती हो, लेकिन इस फोन ने तुम्हें परेशान किया हुआ है। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये सचिव जी कहाँ से टपक पड़े। जब देखो इस करिया के आगे पीछे या तो वो हर्ष रहते या ये सचिव जी। हमारे नील नितिन मुकेश का तो नंबर नहीं आवत है। रजो दोपहर के समय गुनगुनाते हुए टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर अनिरुद्ध और खोपड़ी का अंत हुआ था। उसको दूर से उस जगह पर खेत नजर आते हैं।
रज्जो वहाँ जाने लगती है। उसी दौरान काली भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक बार फिर से काली रज्जो की तोंद से टकराकर नीचे गिर जाती है और उठते हुए कहती है, रज्जो, तुम जब देखो मुझसे टकरा क्यों जाती हो? और ये जगह तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की नींद में तो नहीं चल रही और उस जगह को क्यों घूर रही है? रज्जो, तुम वहाँ पर क्या देख रही हो? क्या है वहाँ पर? काली, मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर खेत है। मैं ये जगह पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ अजीब है। सबसे ज्यादा अजीब तो ये है, लगता है इसकी तोंद के साथ साथ इसका दिमाग भी भारी हो गया है। आखिर ये क्या कर रही है उस जगह को देखकर? वहाँ पर ये खेत है, ऐसा क्यों कह रही है जबकि वहाँ पर तो कोई खेत है ही नहीं। रज्जो, कि तुम क्या बोले जा रही हो? वहाँ पर तो कोई खेत नहीं है, खाली जमीन है बस। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर खेत है? ये रज्जो कैसी बातें कर रही है? कहीं रज्जो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचे जा रही हूँ। रज्जो, वहाँ जाना सही नहीं है और बंद करो इधर उधर देखना और तुम चलो मेरे साथ। काली अब रज्जो का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। गांव में गुलशन कान्हा और कुछ आदमियों के साथ गैस सिलेंडर का वितरण करवा रहा होता है। उसी दौरान वो गांव वालों से कहता है, गांव वालों, अब तो सबके चूल्हे पर खाना बनाने की समस्या दूर हो गई ना? हाँ सरपंच जी, अब गांव वालों को आपकी तरफ से दावत मिल जाती तो और भी अच्छा हो जाता। दावत? किस बात की दावत? का सरपंच जी, सब गांव वालन को खबर है कि आपकी बिटिया गांव आ गई है। इसी खुशी में कम से कम दावत तो करवा दीजिए। वैसे भी जब सरपंच बने तो आपने कंजूसी के चलते लड्डू तक ना ही बांटा गांव में। कम से कम अब बिटिया के आने की खुशी में गांव में दावत तो बनती है ना। वैसे भी कहाँ लेकर जाएंगे इतना पैसा? वैसे बात तो सही कह रहे हैं गांव वाले। सुनिए जी, रज्जो बिटिया के आने की खुशी में दावत करवा दीजिए। इसी बहाने हमारी बिटिया की भी गांव में जान पहचान हो जाएगी। जब भी मुंह खोलती हो खर्चे की ही बोलती हो। तुमको क्या लगता है कि हम अपने तकिए के नीचे पैसे की पैदावार खोले हैं क्या? एक पैसा ही तो ऐसी चीज है जो हमारे पास है ही नहीं। क्या फुसफुसा रहे हो आप दोनों लोग लुगाई? वैसे आपकी बेटी को रहना तो इसी गांव में है, तो हमारा गांव अब कैसा हो गया है उसके लिए जानना भी तो जरूरी है। ये गांव वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। लगता है सरपंच की जेब ढीली करवा कर ही दम लेंगे। अरे गांव वालों को छोड़ो, ये हमारी घर वाली झुमरी यही हमको चूना लगाने में शामिल है। हाँ गांव वालों, आप सब भी देख लो कि आपके सरपंच का दिल और जेब दोनों कितने ढीले हैं, बड़े हैं। आज की पार्टी हमारी तरफ से, पार्टी ऑल नाइट। आज पूर्णिमा की रात थी। पूरे किशनगढ़ गांव में चांद की रोशनी फैली थी। सभी अपने अपने घरों में थे। तभी एक बार फिर जहां खोपड़ी और अनिरुद्ध का अंत हुआ था, वहां एक लड़की आती है और चांद की तरफ देखकर कहती है, तो आ गई आज की वो रात जब तुम्हें यहाँ वापस आना है। अब एक बार फिर तुम्हें यहाँ पर अपना खौफ फैलाना होगा। इतना कहकर अब वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और एक मंत्र का उच्चारण करने लगती है। शैतानी खोपड़ी मम वश्यः कुरु यक्षि शैतानम जागृतम स्वाहा। शैतानी खोपड़ी मम वश्यः कुरु यक्षि शैतानम जागृतम स्वाहा। उसके मंत्र पढ़ते ही वहाँ के खेत में एक अजीब सी हलचल होती है। उस आधे कद्दू और आधे कंकाल को देखकर वो लड़की हंसती है और उसे देखकर कहती है, आखिर तुम जीवित हो ही गए खोपड़ी, वो भी एक नए शरीर के साथ। मैंने अपने पापा के साथ साथ तुमको भी एक नया रूप और जन्म दे ही दिया। खोपड़ी के अंत के बाद जब नकाब वाली जाती है, तब उस खोपड़ी का एक टुकड़ा उस जमीन के पास के खेत में चला जाता है। इस किशनगढ़ में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। मुझे दोबारा जीवन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लूंगा इस किशनगढ़ वालों से अपनी मौत का बदला। जब तक उन गांव वालों को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा और मैं इनका हाल बेहाल करके ही रहूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे बस उस नकाब वाली का पता लगाना है
कि आखिर वो है कौन और क्यों इन गांव वालों की रक्षक बनकर हमेशा इनकी रक्षा करती है। शाम के समय गुलशन के घर के बाहर दावत के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे थे। गांव के लोगों का दावत खाने के लिए गुलशन के घर आना जाना चल रहा था और इस तरह कुछ ही देर में रात होने पर पूरा गांव गुलशन के घर के पास दावत के लिए इकट्ठा होता है। काली भी अपनी माँ के साथ वहाँ आती है। रज्जू तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। इतनी मोटी लड़की ऐसे तो कहीं नहीं छुप सकती। आखिर कहाँ है ये? अरे काली बिटिया, क्या इधर उधर देख रही हो? चलो अंदर, दावत नहीं खाने का। हाँ हाँ चल करिया, हमको तो पकवान की खुशबू यहाँ तक आ रही है। झुमरी आंटी, रज्जू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ये दावत तो उसी के गांव में आने की खुशी में रखी गई है ना, तो वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? रज्जो बिटिया यहीं कहीं होगी काली बिटिया। दावत के इंतजाम में तो हमको और रज्जो के बाबा को ही सब काम देखना पड़ रहा है ना, इसीलिए। तुम तो जानते हो ना, हमारी फूल सी बिटिया थोड़े काम से थक जाती है। रज्जो को तो यहीं होना चाहिए था ना। वैसे भी सारा गांव यहाँ इकट्ठा है, ऐसे में उसका ही यहाँ पर ना होना तो। काली, हम यहाँ सरपंच जी और झुमरी बहन के घर दावत में आए हैं, तो कम से कम अपनी पूछताछ यहाँ तो बंद कर। और रज्जू से तुझे अभी क्यों मिलना है? माँ, मैं तो बस रज्जो। बस काली, हम सब तेरे स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो हर समय सबको समझाने लगती है। कभी कभी बड़ों की बात भी सुन लिया कर। अब चुप कर और दावत खाने चल। अपनी माँ की गुस्से में कही गई बात काली को बहुत बुरी लगती है और वो आंखों में आंसू लिए दावत से चली जाती है। दुर्गा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा रही थी कि तभी अमोली की माँ उसे रोकते हुए कहती है, अरे दुर्गा बहन, तुम कहाँ चली? काली को जाने दो, तुम चलो दावत खाने। ये बच्चों की आदत होती है छोटी बात पर मुंह फुलाने की, अभी मान जाएगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बिटिया, जब तोरे सामने तरह तरह के पकवान परोसे जाएंगे ना, तो तोरी भूख झट से गायब हो जाएगी। लेकिन काली, अरे करिया की चिंता काहे करती हो? वो कौन सा गांव छोड़कर चली जाएगी, घर ही जाएगी ना। तुम आओ इधर, दावत पर ध्यान दो। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक साथ मिलकर इस किशनगढ़ पर हमला करेंगे। आज की ये भयानक रात इस किशनगढ़ पर कहर बनकर बरसेगी। आज की रात ये पूरा गांव सोएगा तो सही, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए। और जिसके बाद जारी होगी हमारी तलाश, जिसे हम दोनों को मिलकर करना है। सो जा किशनगढ़, सो जा। हम नहीं, मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तुम जिसे ढूंढ रही हो, मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ। आखिर मेरा अंत उसने ही तो किया है। ठीक है, तो जाओ और लग जाओ अपने काम पर। उस लड़की के कहने पर एक बार फिर खोपड़ी गांव में चला जाता है, जहां वो देखता है कि सभी गांव वाले गुलशन के घर इकट्ठा हुए हैं। कुछ ही दूरी पर गांव के लिए खाना बन रहा है। ये देखकर वो खोपड़ी खुद से बोलती है, ये सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं? खैर, मुझे इन सबको तबाह करने का ये अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार मैं दोबारा इस गांव को देख पा रहा हूँ और दोबारा से मुझे इस गांव को तबाह करने का मौका मिल गया। इस बार मैं इस मौके को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पकवान बनाए जा रहे हैं और इस खाने और इस भीड़ को देखकर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर कोई दावत होने जा रही है। हाँ, इनकी इस दावत के खाने को तो मैं और भी खास बना दूंगा, ताकि ये पकवान खाकर ये कुछ और खाने के लायक ही ना बचे। आओ किशनगढ़ वालों, और इस जहरीली दावत का आनंद लो। खोपड़ी अब अपने मुंह से काले रंग का धुआं निकालता है और वो धुआं पूरी तरह से हवा में फैल जाता है, जिसके बाद वहाँ से सभी हलवाई की आंखें पूरी तरह से काली होकर नॉर्मल हो जाती है। खोपड़ी अब अपने मुंह से एक बार फिर कुछ बीज निकालता है और उन सभी को खाने में डाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। किशनगढ़ गांव में अब सभी दावत का खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी खाना खाते हैं, वैसे ही उन सभी की आंखें काली हो जाती है और एक बार फिर नॉर्मल हो जाती है। खाना खाते वक्त अब सबके हाथों में खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और सभी गांव वाले कुछ ही देर में बेहोश होकर गिरने लगते हैं। रात काफी हो गई थी। काली अपने घर में सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और अब काली की नजर जैसे ही दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है, तो वो देखती है कि घड़ी में रात के 1 बजे हैं। रात के 1 बजने के बाद भी उसको उसकी माँ दुर्गा खुद के पास नहीं दिखती, तो काली खुद से कहती है, रात के 1 बज रहे हैं पर माँ कहीं नहीं दिख रही। माँ, माँ, माँ अब तक आई नहीं क्या दावत से? काफी रात हो गई है,
इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। अब तक तो गांव वाले सभी अपने अपने घर चले गए होंगे, तो माँ कहाँ रह गई? मुझे एक बार देखना चाहिए। काली जल्दी से घर के बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरे गांव में सन्नाटा है। यहाँ तक कि गांव के कुत्ते तक भी सो रहे थे। ये देखकर काली बहुत हैरान रह जाती है। तभी वो हिम्मत करती हुई सरपंच के घर की तरफ बढ़ती है। जहाँ पहुँचते ही वो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर गांव के सभी लोग बेहोश पड़े थे। ये सभी गांव वालों की क्या हालत हो गई? ये सब तो वैसा ही है जिसकी मैंने झलक देखी थी। जो भी हो, फिलहाल मुझे इन सबको जगाना होगा। तभी काली चुटकी बजाती है और कुछ दूरी पर बेहोश पड़ी दुर्गा उठ जाती है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और उसके अलावा किसी गांव वाले पर काली के जादू का असर नहीं था। तभी काली दुर्गा को झकझोरते हुए कहती है, माँ, माँ होश में आओ ना। क्या हुआ आपको? आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? माँ कुछ तो बोलो। माँ क्या हुआ आपको? आपकी काली की आवाज सुनाई नहीं दे रही माँ आपको? काली लगातार दुर्गा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी दुर्गा नहीं जागती और दोबारा जमीन पर गिर पड़ती है। काली को कुछ समझ नहीं आता और वो बार बार चुटकी बजाकर सभी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही? अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ है यहाँ मेरे जाने के बाद?